हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रमेश चौधरी। हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान कला और संस्कृति। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। राजस्थान कला और संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान के किले। एक प्रकार से दुर्ग और किला लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन जो थोड़ा आकार में बड़ा होता है या फिर इसमें विशेषताएं ज्यादा होती है उसे हम दुर्ग बोलते हैं, और जो छोटा रूप होता है वही किला होता है। यानी कि किले का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान कला संस्कृति का पहला हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम रहेगा राजस्थान के दुर्ग एवं किले। ये स्थापत्य कला में भी आता है। बहुत सारे जहां पे राजस्थान जीके लिखा हुआ है वहां आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। और वर्तमान भर्तियों को देखते हुए अगर ट्रेंड देखें तो इतिहास की तुलना में कला संस्कृति और जियोग्राफी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक कला संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किया है। राजस्थान किले एवं दुर्ग। पहली बात तो सर, किले और दुर्ग क्यों बनाने पड़े? वर्तमान में भी क्या कोई बनवाता है या फिर पहले क्यों बनाए गए? तो सबसे पहले हम किले और दुर्ग के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं कि सर यह किले और दुर्ग होता क्या है। किले और दुर्ग क्यों बनाने पड़े? क्योंकि शुरुआत में जब राजतंत्र चलता था तब एक राजा शासन करता था, तो राजा को अपने रहने के लिए भी अपन बोल सकते हैं, राजा के निवास के लिए या फिर राजा को अपना शासन सुरक्षित करने के लिए किला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। प्राचीन अपने जितने भी ग्रंथ है सब जगह से किलों का हमें अवशेष भी मिला है और उदाहरण भी मिला है। बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो किले प्राचीन समय से राजस्थान नहीं पूरे भारत में भी बनाए जा रहे हैं। बाकी वाले देशों में भी जहां से पुरानी संस्कृतियों की खोज हुई है वहां से भी किलों के उदाहरण मिले। अपने यहाँ राजस्थान और भारत में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी किलों के उदाहरण मिले। इसका मतलब किले है जो बहुत प्राचीन टाइम से। बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। किले है जो राजस्थान में बहुत, हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान कला और संस्कृति। तो राजस्थान में किले हैं जो बहुत प्राचीन टाइम से इस किलों का अवशेष भी मिला है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किलों के बारे में प्राचीन समय से जानकारी मिलती आ रही है। यानी कि प्राचीन समय से अपने राजस्थान में विभिन्न किले बने हुए। ठीक है, वर्तमान में किले नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले के समय राजाओं के द्वारा बनाए गए जो भी अपने निवास के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए या फिर अपने एक क्षेत्र विशेष का पूरा प्रशासन, जैसे वर्तमान में राजधानी होती है उसी प्रकार उस समय राजधानी और राजधानी के अंदर एक किला बनाया जाता था। तो प्राचीन समय में या फिर प्राचीन समय से ही राजस्थान में किलों का उल्लेख है। सर्वप्रथम राजस्थान में वर्तमान में अगर देखें तो किले का उल्लेख कहां मिलता है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। कहां से मिलता है? कालीबंगा सभ्यता से। तो कालीबंगा सभ्यता आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर। इस कालीबंगा सभ्यता में हमें किले का निर्माण, किले का अवशेष प्राप्त होता है या फिर किले के बारे में जानकारी। जहां हम पढ़ते हैं ना, दो प्रकार का, मतलब शहर को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो दुर्गीकृत और एक सामान्य। तो दुर्गीकृत यानी कि दुर्ग, तो दुर्ग का मतलब ही क्या होता है? किला। यानी कि जो किले वाला भाग होता है वही क्या होता है? वही दुर्ग कहलाता था। तो कालीबंगा सभ्यता से राजस्थान में सर्वप्रथम किले के अवशेष कहां से मिले? तो हम कहां से बताएंगे? कालीबंगा सभ्यता से। इस कालीबंगा सभ्यता में बाकायदा एक किले यानी कि दुर्ग का उदाहरण दिया हुआ है। दुर्ग के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी मिलती है। इसलिए सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान में प्राचीन समय में दुर्ग के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो हम कहां से बताएंगे? सर, कालीबंगा सभ्यता से। यह तो राजस्थान में प्राचीन दुर्ग है, लेकिन पहले जब सभ्यता चलती थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद में अगर पूछ ले, बिल्कुल सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान कला संस्कृति की क्लास चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर है राजस्थान के किले एवं दुर्ग। इस किले एवं दुर्ग के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। इनकी वास्तव में किला दुर्ग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले भी किले बनाए जा रहे थे जब हमारे वर्तमान वाली संस्कृति नहीं थी? जैसे हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ते थे, यह पहले क्या संस्कृति थी? वर्तमान में अब जिस प्रकार से रह रहे हैं उसी प्रकार से पहले भी लोग रहते थे। उसके बाद में क्या हुआ था? उस लोगों का पूरा इतिहास खत्म हो गया था। इस वजह से वापस से उसके स्थान पे दूसरी दुनिया बच गई एक प्रकार से। तो वह पहले वाली दुनिया क्या थी? एक प्रकार से हमारे लिए संस्कृति है। उस कालीबंगा सभ्यता या फिर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति में भी हमें किले या फिर दुर्ग के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह राजस्थान में प्राचीन समय में मिला हुआ अवशेष है। उसके बाद तो सर ये जो वर्तमान में दुर्ग है, ये वर्तमान में राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? वर्तमान में राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? भटनेर का किला या फिर भटनेर का दुर्ग, लेकिन इसका इतिहास में वर्णन कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर किले और दुर्गों के बारे में। किले और दुर्गों का निर्माण करवाना क्यों आवश्यक हुआ, इनकी सर इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसकी विशेषता
विशेषता को हम क्या बोल सकते हैं, आवश्यकता भी बोल सकते हैं। इनकी इस किले और दुर्गों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, इनकी विशेषता क्या क्या थी, इनकी क्या क्या इनकी विशेषता थी, जिस वजह से वर्तमान में जो हमारे सामने बड़े बड़े दुर्ग बने हुए, जैसे अपने राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बोलते हैं, जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ है, जयपुर में बहुत सारे किले बने हुए। तो ये सारे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, राजसमंद इनकी कुंभलगढ़ का किला है, ये सारे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इन किलों की विशेषता क्या क्या थी। एक तो राजा का निवास स्थान था, किसका था, जैसे वर्तमान में शासन कौन करता सर, वर्तमान में लोकतंत्र में सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, मतलब राज्य का प्रशासनिक व्यक्ति मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसी प्रकार उस समय राजा होते थे, तो राजा का निवास के लिए, किसके लिए, राजा के निवास के लिए किले की जरूरत थी, पहली बात तो। उसके बाद में दूसरी बात, किसके लिए किले की आवश्यकता होती थी, तो किले की आवश्यकता होती थी राज्य के प्रशासन के लिए। अब उस टाइम राज्य नहीं थे, लेकिन जो एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र विशेष को जो एक ही राजा के अंडर में होता था, जो एक ही राजा के अधीन होता था, उसे राज्य बोला जा सकता। ठीक है, तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या फिर जनता की सुरक्षा के लिए भी, किसके लिए, जनता या फिर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भी किला बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। इस प्रकार की विशेषता, ये बातें हमसे कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि कालीबंगा सभ्यता से राजस्थान में प्राचीनतम किलों के साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले या फिर अवशेष मिले। पहली बात ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह किलों की विशेषता हो चुकी है। अब इसके बाद में सर प्राचीन समय में क्या किलों का उल्लेख था, सर बिल्कुल प्राचीन समय में किलों का उल्लेख था। कुछ एक पुस्तकें मिलती है, कुछ एक व्यक्ति है जो किलों का उल्लेख करता है। वह व्यक्ति कौन कौन से है, पहली बात हमें ध्यान रखना है, एक कौटिल्य नाम का व्यक्ति था। कौटिल्य किसका गुरु था, ये नाम आपको कमेंट करके बताना है। कौटिल्य आदमी कौन था, क्या आप कौटिल्य को जानते हो। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं, सर 4 प्रकार। यह 4 प्रकार कौन कौन से बताए इस कौटिल्य ने, इनका आपको नाम भी ध्यान रखना है और संख्या भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक इस कौटिल्य ने बताया था औदिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया था भाई, एक कौटिल्य ने बताया था कि एक औदिक प्रकार का दुर्ग होता है। कैसा दुर्ग होता है, औदिक दुर्ग का। औदिक प्रकार मतलब दुर्ग की विभिन्न श्रेणियां होती है। यह पहली श्रेणी बताई थी किसने, कौटिल्य ने। बिल्कुल हाँ, चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य एक ही है। अरे कौटिल्य और चाणक्य तो एक ही है। ये गुरु किसका था, चंद्रगुप्त का। किसका, चंद्रगुप्त। ठीक है ना, हाँ, कौटिल्य चाणक्य एक ही है। जिस कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसमें इकोनॉमिक नहीं था, बिल्कुल चंद्रगुप्त का गुरु था, लेकिन इस कौटिल्य और चाणक्य ये एक ही नाम है। और देखो औदिक दुर्ग के बाद में इसने दूसरा एक दुर्ग बताया था, धानवन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, धानवन दुर्ग। उसके बाद में इसने एक और दुर्ग की श्रेणी यानी कि प्रकार बताया था, वह कौन सा था, पार्वत दुर्ग। पार्वत या फिर पर्वत, ये नाम एक है। ठीक है ना, पार्वत दुर्ग या फिर पर्वत दुर्ग। उसके बाद में इसने एक चौथी श्रेणी बताई थी दुर्ग की, वह कौन सी थी, वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, वन दुर्ग। तो यहां से हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं, तो सर 4 है। कितने हैं, 4 है। 4 है कौन कौन से, औदिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पार्वत दुर्ग और वन दुर्ग। कौन कौन से, ध्यान रखना। इनमें से यह भी पूछा जा सकता है, एक हमें क्वेश्चन देगा, निम्न में से किस ऑप्शन में या फिर निम्न में से कौन सा दुर्ग कौटिल्य के अनुसार नहीं था, या फिर निम्न दुर्गों की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी कौटिल्य के अनुसार नहीं थी। औदिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पार्वत दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति का नाम आता है, एक आता है शुक्र नीति का नाम। किसका नाम आता है, शुक्र नीति। शुक्र नीति एक शास्त्र था। इस शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताई गई है, 9 बताई गई। कौटिल्य के अनुसार तो कितनी बताई गई, सिर्फ कौटिल्य के अनुसार तो 4 ही बताई गई। कौटिल्य ने कितनी बताई थी, कौटिल्य ने तो केवल और केवल 4 ही बताई थी। लेकिन उसके बाद में शुक्र नीति ने कितना बताया था, सर शुक्र नीति ने 9 बताया था। और उसके बाद में एक आता है मनुस्मृति। नाम किसका आता है, मनुस्मृति। यह भी एक ग्रंथ था। मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताई गई है, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां 6 बताई गई है। इसमें 9 प्रकार कौन कौन से वह हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस कौटिल्य वाले का थोड़ा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य ने टोटल 4 प्रकार के दुर्ग बताए, इनकी दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। वह 4 श्रेणियां कौन कौन सी, औदिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पार्वत या फिर पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग।
तो देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे सर, कौटिल्य ने बता दिया, शुक्र नीति ने बता दिया, मनुस्मृति ने भी बता दिया। यह 6 बता रहा है, ये 4 बता रहा है, ये 9 बता रहा है, हम याद कैसे रखेंगे। अब देखिए इस कौटिल्य में कुल कितने अक्षर है, इस कौटिल्य में अक्षर कितने हैं सर, कौटिल्य में 4 अक्षर है, 1 2 3 और 4, एक आधा है लेकिन हम इसे पूरा मानेंगे। कौटिल्य में कितने अक्षर हैं सर, 4 अक्षर है। कौटिल्य में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार के ही दुर्ग बताए, 4 दुर्गों की श्रेणियां बताई। सर कौन कौन सी बताई, औदक दुर्ग, या इसे औदुक भी बोला जा सकता है, औदक भी बोला जा सकता है। इस औदक का मतलब होता है जल दुर्ग, इसे और क्या बोला जा सकता है, इसे और बोला जा सकता है जल दुर्ग। कैसा दुर्ग, जल दुर्ग, यानी कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हो। सर जल से कैसे गिरेगा, या तो कोई बड़ा सा खाई बना के उसके अंदर पानी डाल देते हैं, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ किला, या फिर किन्हीं नदियों के संगम पर, यानी कि एक ही साइड से नदी आ रही है, एक साइड से नदी आ रही है, 2 साइड से नदी आ गई, उनके बीच में किला बना दिया, तो वह एक औदक यानी कि जल दुर्ग कहलाता है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग हम किसे बोलेंगे, वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो। किसमें बना हो, रेगिस्तान। रेगिस्तान में सर कैसे बनता है, बिल्कुल जैसे जैसलमेर का किला है, एक धानवन दुर्ग का श्रेणी, धानवर श्रेणी का किला है। उसके बाद में सर बीकानेर का, तो वो भी धानवन का है। सर बाड़मेर में बना हुआ है कौन सा, सिवाना का किला, लेकिन सिवाना धानवन श्रेणी का नहीं है, इसका ध्यान रखना। आगे हम जब ये 9 प्रकार पढ़ेंगे ना शुक्र नीति वाले, इसमें प्रत्येक हम उल्लेख भी करेंगे कि किस दुर्ग की, किस श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर उसकी विशेषता क्या क्या है। ये सारी की सारी विशेषताओं के आधार पे पार्वत या फिर पर्वत दुर्ग तो सीधा सीधा है, किस पे बना होगा, पर्वतों पे बना होगा, पहाड़ी पे बना होगा। वन दुर्ग, वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है जंगल, यानी कि ऐसा दुर्ग जो जंगल से घिरा हो, यानी कि जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल गागरोन का किला है, इसे हम जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग बोल सकते हैं, क्योंकि यह 2 नदियों के संगम पे। चित्तौड़ का किला है, इस प्रकार के बहुत सारे किले हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन जब एक एक किले के बारे में जानकारी डिटेल से जानेंगे ना, उस टाइम हम बताएंगे कि वो कायदा यह किस श्रेणी का किला है। श्रेणी भी पूछा जा सकता है उसका। सीधा बात, यहां से पहला क्वेश्चन हमने पहले की स्लाइड पे देखा था कि प्राचीन समय में हमें राजस्थान में सबसे प्राचीन समय में या फिर सभ्यता के स्तर पे प्राचीन दुर्ग की जानकारी या फिर दुर्ग के अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद हमने देखा था कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी या फिर किलों की श्रेणियां कितनी है, 4 है। अब यह है कौन कौन सी, आपको याद रखने की ट्रिक है, एक आधा पाव। कौटिल्य कैसा आदमी था सर, कौटिल्य एक आधा पाव आदमी था, यानी कि कौटिल्य का वेट कितना, तो हम आधा पाव बोल सकते हैं, या फिर हमें कैसे भी करके आधा पाव याद रखना। आधा पाव कौन बता रहा है सर, कौटिल्य। आधा पाव कौन बता रहा है, कौटिल्य। हाँ कैसे बताया, आ का मतलब औदुक, आ का मतलब औदुक, ठीक है। धा का मतलब धानवन, पा का मतलब पार्वत, और वे का मतलब वन। तो कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से सर, आधा पाव। आधा पाव की श्रेणियां कौन कौन, मतलब आधा पाव में कौन कौन है सर, आ का मतलब औदुक, धा का मतलब धानवन, पा का मतलब पार्वत, और वे का मतलब वन। उसके बाद शुक्र नीति के अनुसार 9 बताए गए, मनुस्मृति के अनुसार 6 बताए गए। सर मनुस्मृति का हम कैसे याद रखेंगे, मनुस्मृति में टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4, एक नीचे रहे 5, एक तय 6, तो 6 अक्षर वाले, 6 अक्षर नाम वाला कितने प्रकार बता रहा है सर, 6 बता रहा है। 6 अक्षर वाला कितने बता रहा है, 6 बता रहा है। 4 अक्षर वाला 4 बता रहा है। उसके बाद में पीछे बचा शुक्र नीति, शुक्र नीति 9 बता रहा है। यह आपको केवल इतना 6 ही ध्यान रखना है मनुस्मृति के अनुसार। क्वेश्चन यहां से बनेगा, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी बताइए, हम बताएंगे 6। कौटिल्य के अनुसार सर 4, शुक्र नीति के अनुसार 9। कौटिल्य के 4 नाम भी ध्यान रखना है, मनुस्मृति के आपको नाम ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आपको हम दे देंगे लिख के, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है। शुक्र नीति के अनुसार 9 बताए गए। शुक्र नीति के अनुसार 9 कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक बार आपको बता रहे हैं, आप आराम से सुनते जाओ। उसके बाद हमें करना क्या है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर। जो लाइव क्लास मिली है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी बाद में मिलेगा, और पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लिखना चाहो तो उस टाइम लिख लेना, या फिर आराम से वापस आराम से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ देख के पढ़ लेना। अगर साथ साथ में लिखोगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और आप ना तो लिख पाओगे पूरा, ना ही समझ पाओगे। इसलिए एक बार आपको पूरा पूरा समझना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग कौन कौन से। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां कौन कौन सी है। मनुस्मृति, सर मनुस्मृति में तो टोटल 6 अक्षर है, इसका मतलब सर 6 श्रेणियां बताई थी। लेकिन सर कौटिल्य में 4 अक्षर तो 4 श्रेणियां। कौटिल्य ने 4 श्रेणियां कौन कौन सी बताई थी सर। कौटिल्य आधा पाव था। कैसा था, आधा पाव। आ का मतलब औदुक, धा का मतलब धानवन, पा का मतलब पार्वत, और वह का मतलब वन, ठीक है। ये 4 श्रेणियां हो चुकी थी। उसके बाद में शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई, इनकी 9 प्रकार के दुर्ग। इसे हम 9 श्रेणी बोल सकते हैं, 9 प्रकार के दुर्ग बोल सकते हैं, या फिर 9 प्रकार के दुर्गों की विशेषता भी से हम बोल सकते हैं। यह 9 कौन कौन से थे, देखिए इसमें कोई कर्म फिक्स नहीं है। एक तो पहला बात हुआ औदुक हो चुका है,
औदक या फिर औदुक ये एक ही बात होती है, ठीक है ना। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसे और बोल सकते हैं जल दुर्ग। कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग। इसकी विशेषता स्पष्ट है, जो नदियों के संगम पे बना हो, या फिर ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। चारों तरफ से जल से कब घिरेगा, या तो उसके चारों तरफ बड़ी सी एक खाई बना के उसमें जल डाला जाएगा, जैसे है हमारे भरतपुर का लोहागढ़ किला, या फिर नदियों के संगम पे जैसे गागरोन का किला झालावाड़ वाला, या फिर चित्तौड़ का किला है जो कौन सा, चित्तौड़ का किला, जो चित्तौड़ का मेन बड़ा किला है ना, ये भी यहीं पे भैंसरोडगढ़ का किला, ये सारे के सारे जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब ये जल दुर्ग वाली श्रेणी के किले हम इनके साथ साथ में पढ़ लेंगे, बाकी आप बता सकते हो। जैसे जैसलमेर वाला कहाँ है सर, ये तो रेगिस्तान में आएगा। उसके बाद में सर बीकानेर वाला भी रेगिस्तान में है। जोधपुर वाला सर, जोधपुर वाला तो एक पहाड़ी किला यानी जिसे हम बोलते हैं गिरी दुर्ग, ठीक है। तो इस औदुक या फिर जल दुर्ग का आपको ध्यान रखना है कि यह भी एक कौटिल्य में भी था और इसमें शुक्र नीति में भी था, ठीक है ना। औदक या फिर जल दुर्ग, यह एक श्रेणी बताई इसने। दूसरी श्रेणी कौन सी बताई, दूसरी श्रेणी इसने बताई थी गिरी दुर्ग वाली। ये इनका कर्म जरूरी नहीं है, आपको केवल और केवल इनका नाम ध्यान रखना है। गिरी का मतलब क्या होता है सर, गिरी का मतलब होता है पर्वत। गिरी का मतलब क्या होता है, गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो जो पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है वह कैसा दुर्ग हो जाएगा, वह हो जाएगा गिरी दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में इसने एक बताया था, वही कौन सा, गिरी या पर्वत, ये एक ही होता है। उसके बाद में इसने बताया था वन दुर्ग। कैसा दुर्ग बताया था, वन दुर्ग। इस वन दुर्ग की क्या विशेषता होती है इनकी सर, जो सुदूर जंगलों में बना, कहां बना हो, सुदूर जंगल में। सुदूर जंगल का मतलब होता है जैसे बाड़मेर का सिवाना किला, वर्तमान बालोतरा आ चुका, बालोतरा का सिवाना किला। आप जो भी पढ़ रहे हो आपको राजस्थान के 50 जिलों के आधार पर ही पढ़ना है। आपके लिए एक थोड़ी सी समस्या गंभीर हो सकती है, क्योंकि नए जिलों का गठन हो चुका है, इसके आधार पर ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, वन दुर्ग की श्रेणी कौन सी होती है, जो सुदूर जंगलों में बना हुआ होता है, जहां पे दुश्मन पहुंचने मुश्किल होते थे। ये सारे के सारे दुर्ग सर जल दुर्ग क्यों बनाया था भाई, जल दुर्ग यानी कि ऐसा किला जिसके चारों ओर जल हो, जल दुर्ग। तो जल दुर्ग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी उन्हें, क्योंकि जब शत्रु आक्रमण करता, पीछे प्राचीन समय में हम पढ़ रहे हैं युद्ध हो रहे थे, युद्ध के समय बाहर से कोई दूसरा राजा उस किले पे अटैक करता था, तो किले पे आक्रमण करता था, चारों तरफ जब जल था तो जल को पार करके सैनिक जा नहीं सकते थे, इसलिए जल दुर्ग बनाए गए थे। यानी कि जिस दुर्गों को सुरक्षित करने के लिए सारी की सारी श्रेणियां, इनकी पानी जिसके चारों ओर पानी है वो जल दुर्ग, तो पानी उसकी सुरक्षा करता था। गिरी यानी कि पर्वत दुर्ग, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनाए गए, पहाड़ी पे दुश्मन सड़ नहीं सकता था। ऊपर से बड़े बड़े उसके ऊपर औजार डाले जा सकते, बड़े बड़े गोले डाले जा सकते थे, या फिर ऊपर से सैनिक उसके ऊपर पत्थरों से भी अटैक कर सकते थे, लेकिन नीचे वाले सैनिक ऊपर पत्थर मार नहीं सकते थे, इसलिए यह भी एक सुरक्षित श्रेणी मानी गई है। वन दुर्ग सुदूर जंगलों में बना लिया, जंगलों में सैनिक आसानी से जा भी नहीं सकते थे। उसके बाद में एक श्रेणी और आती है सहाय दुर्ग की। कैसी आती है, सहाय दुर्ग। यह सहाय दुर्ग कैसा होता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सहाय दुर्ग की श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें राजा और राजा के साथ साथ में उसके संबंधी, राजा के साथ साथ में कौन है, उसके संबंधी। संबंधी का मतलब होता है विश्वास पात्र लोग। संबंधी का मतलब क्या होता है, संबंधी का मतलब होता है विश्वास पात्र यानी कि पारिवारिक लोग, विश्वास पात्र लोग। राजा, राजा के साथ साथ में उसके संबंधी, विश्वास पात्र। सर लाइव का स्टार्टिंग टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, बाकायदा टाइम टेबल में भी दिखेगा। क्लास स्टार्ट होने से लगभग 12 बजे के आसपास में हमारा टाइम टेबल स्टार्ट होता है क्लासों का, तो 11:30 के आसपास में आप टाइम टेबल में चेक कर लेना, और उसके साथ साथ जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसी टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। ये 4 दुर्ग हो चुके हैं। उसके बाद में एक दुर्ग की और श्रेणी है सैन्य दुर्ग। कैसा दुर्ग है, सैन्य दुर्ग। सैन्य से स्पष्ट है भाई सेना अंदर रहती थी, क्या करता था, दुर्गों के अंदर सेना रहती थी। दुर्ग में क्या रहती थी, सेना का निवास स्थान दुर्ग में होता था, यानी कि सेना दुर्ग में स्थायी रूप से रहती थी। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना गया है, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्यों, क्योंकि प्राचीन समय में राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति या फिर राजा का महत्वपूर्ण स्तंभ कौन होता था, यह सेना ही होती थी। तो जहां पे सेना, पहले के टाइम में क्या होता था, अगर कोई बड़ा किला होता था तो राजा के साथ साथ में उसकी सेना भी वही निवास करती थी। सर बी पार्ट की पीडीएफ नहीं दिखना, अरे आज तो बैच स्टार्ट हुआ, तो आपको सब मिल नहीं सकता। कुछ पढ़ाएंगे उसके साथ साथ में पीडीएफ में डलेगी, सीधा तो पीडीएफ डल नहीं सकता। लेकिन एग्जाम से पहले पहले आपको सारी चीजें दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ सारा डाल दिया, वो मैटर भी एक साथ में नहीं होता है। जैसे जैसे तैयार होगा आपके पास में आता जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, 2-5 दिन तक आप हमारे साथ मैनेज करने का कोशिश करें, उसके बाद आप खुद बताओगे कि नहीं सर ये चीज आपने सबसे बेस्ट की, ठीक है।
अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं सर, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां पढ़ रहे हैं। औदुक यानी कि जल दुर्ग स्पष्ट है जल, गिरी यानी कि पर्वत दुर्ग स्पष्ट है, वन का मतलब सुदूर जंगल में, सहाय का मतलब राजा, राजा के साथ साथ में संबंधी यानी कि उसके विश्वास पात्र लोग रहते हैं, सैन्य दुर्ग मतलब सेना स्थायी सेना निवास करती है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखना इस सैन्य दुर्ग का, यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। दुर्गों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना गया है? तो दुर्गों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना जाता है। किस दुर्ग को माना जाता है? सैन्य दुर्ग को। उसके बाद में एक आता है धानवन दुर्ग। कौन सा आता है? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है सर? धानवन दुर्ग का मतलब होता है कि रेगिस्तान में बना हुआ। धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो। रेगिस्तान में दुर्ग कौन कौन से बने हुए हैं आप सबको पता है। मुझे नोट्स पूरे चाहिए। अरे ओम प्रकाश चौधरी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स पूरे आपकी तैयारी के लिए भरपूर इतना मैटर मिलेगा। टेस्ट नोट्स सारे इतने मिलेंगे कि आप खुद बोलोगे सर इतने तो हम दे ही नहीं पाए। लेकिन शुरुआत में फर्स्ट टाइम तो आपको भी इतना नहीं मिलता है। आप खुद स्कूल में पढ़ चुके हो। क्या फर्स्ट दिन जब हमारा नया सत्र शुरू होता था, जब हम नए क्लास में एडमिशन लेते थे, हाँ बिल्कुल जैसलमेर का किला, जब हम नए क्लास में एडमिशन लेते थे तो क्या हमारा 5 दिन में सिलेबस पूरा हो जाता था? नहीं होता था। वही बात सेम टू सेम कंपटीशन में है। धीरे धीरे करवाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तो 5 दिन में आपको मैटर दे देंगे, फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर क्या मतलब। आराम, आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। धानवन दुर्ग का मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान राजस्थान के मुख्यतः 2 किले। रेगिस्तान में राजस्थान के मुख्यतः 2 किले माने जाते हैं। कौन कौन से सर? एक तो जैसलमेर, एक बीकानेर। बालोतरा सिवाना। सिवाना बालोतरा वाला रेगिस्तान का नहीं है, यह है जो धानवन दुर्ग, सॉरी वन दुर्ग की श्रेणी में आ सकता है या फिर गिरी दुर्ग की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि हल्देश्वर नामक पहाड़ी पे बना हुआ है और एक जंगल से घिरा हुआ है जहां पे कुंभट नामक झाड़ियां भी बहुत अधिक है, इसलिए उसे कुंभट दुर्ग या फिर कुंभाना दुर्ग भी बोलिए। सारे हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में 4 किलों की मतलब 4 किलों के नाम देंगे, जिनमें से हमसे पूछा जाएगा निम्न में से धानवन श्रेणी का दुर्ग कौन सा है। इस आधार पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धानवन का मतलब रेगिस्तान, अगर आपको ध्यान है तो आप ऑप्शन में से आराम से छांट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे 6 श्रेणियां हो चुकी है। अगली 7वीं श्रेणी। 7वीं श्रेणी कौन सी हो जाएगी? एक होता है पारीख दुर्ग। कौन सा दुर्ग होता है? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग का मतलब क्या होता है सर? पारीख दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। जिसके चारों तरफ क्या हो? जिसके चारों तरफ खाई हो। खाई का मतलब क्या होता है? खाई का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा। ठीक है, जिस दुर्ग के चारों तरफ जनता के द्वारा बड़ी बड़ी खाई खोदी गई हो, यानी कि बड़ी खाई बनाई गई हो, या फिर बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवार और मोटी मोटी खाइयां बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? पारीख दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल चित्तौड़ के किले वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। कितने हो चुके हैं सर? औदुक हो गया, गिरी हो गया, वन हो गया, सहाय हो गया, सैनी हो गया, उसके बाद में धानवर, पारीख, और कौन सा बच चुका है अभी तक? कौन सा नहीं आया? टोटल 9 श्रेणियां है इन दुर्गों की, टोटल 9 श्रेणियां है। वन हो गया, सहाय हो गया, सैन्य हो गया। ठीक है, उसके बाद में धानवन हो गया, उसके बाद में पारीख हो गया, और दुर्ग कौन सा बचा? अपने आसपास में देखो दुर्ग कौन सा? गिरी या फिर पर्वत दुर्ग तो एक ही होता है। कोई बात नहीं, अब हम और आगे देख लेंगे, लेकिन आपसे यही पूछा जा सकता है। बिल्कुल चित्तौड़, अरे चित्तौड़ का किला भी बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है। हमने आपको शुरुआत में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राचीन अवशेष, हमें मतलब सबसे पहले प्राचीन अवशेष। सर आपका नाम रमेश चौधरी, रीजनिंग और राजस्थान आर्ट कल्चर हम पढ़ाते। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि भाई सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो अपनी सभ्यता थी, सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले हमें प्राचीन दुर्ग के अवशेष मिले। उसके बाद में कौटिल्य ने बताया 4 प्रकार के दुर्ग। कौटिल्य में 4 अक्षर है, 4 प्रकार के दुर्ग। कौन कौन से सर? आधा पाव मतलब औदुक दुर्ग, जल औदुक दुर्ग, उसके बाद में धानवन दुर्ग, पर्वत दुर्ग और वन दुर्ग। उसके बाद में हमने आपको मतलब देखा था हमने शुक्र नीति। शुक्र नीति में 9 श्रेणियां, यह 9 श्रेणियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने देखा था मनुस्मृति। मनुस्मृति में टोटल 6 अक्षर है, तो 6 प्रकार की श्रेणियां या फिर 6 प्रकार के उसने दुर्ग बताए थे। यह टोटल 9 श्रेणियां है। औदुक का मतलब जल होता है जो जल से घिरा होता है। गिरी का मतलब पर्वत होता है जो पर्वतों पे बना होता है। वन का मतलब होता है सुदूर जंगल में बना हुआ। सहाय का ध्यान रखना, सहाय दुर्ग का मतलब जिसमें राजा है उसके संबंधी विश्वास पात्र लोग अंदर ही निवास करते हैं। सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। इस सैन्य दुर्ग को क्या बोला जाता है? सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसमें सेना है जो स्थायी रूप से निवास करती है। धानवन का मतलब होता है रेगिस्तान। पारीख का मतलब होता है चारों तरफ खाई है, सुरक्षित खाई, कांटों की बाढ़, बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें, इन सबसे सुरक्षित उसे बोला जाता था
कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। उसके बाद में देखिए इस शुक्र नीति में ही राज्य के 7 अंग बताए गए। शुक्र नीति में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? इसी शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए। सर राज्य कौन सा? बिल्कुल राज्य का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। राज्य के टोटल 7 अंग बताएंगे। राज्य के 7 अंग में किला और दुर्ग, किला भी हो सकता है या फिर दुर्ग भी हो सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई, सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। भाई शुक्र नीति में एक राज्य के 7 अंग, 7 अंग का मतलब होता है जैसे राजा है, प्रजा है, अर्थ है, कोष है, मतलब ये दुर्ग है, किला है, ये सारी की सारी अस्त्र शस्त्र वो उन सब में शामिल होते थे। एक क्षेत्र विशेष हो गया। अगर एक व्यक्ति है तो वो तो किसी का राजा हो नहीं सकता। अगर जनता ही है उसके ऊपर शासन करने वाला नहीं है तो भी राज्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके अपने अंडर में होगा। इसका मतलब इन 7 अंग बताएंगे। शुक्र नीति में एक राज्य के कितने अंग? राज्य का मतलब कोई एक क्षेत्र विशेष, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में एक राजस्थान है जैसे राज्य बोलते हैं, किसी एक क्षेत्र विशेष को राज्य बोला जा सकता है। अगर हम वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे तो भी ये लगभग सही है, क्योंकि एक राज्य का मतलब एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए, उसके अंदर जनता निवास करनी चाहिए, उसके पास में आर्थिक खजाने होने चाहिए, उसके ऊपर शासन चलाने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे वर्तमान में भी शासन है लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र और उस समय राजतंत्र होता था। राजतंत्र में किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन होता था, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही उनके ऊपर शासन करता। ये समान कंडीशन थी। इस कंडीशन में भी इस किले और दुर्ग को, इन 7 अंगों में किले और दुर्ग को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसलिए हम किले और दुर्ग प्राचीन समय में राजाओं द्वारा निर्मित है, जो वर्तमान में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये वर्तमान प्राचीन समय की हमारी संस्कृति है। संस्कृति का मतलब होता है पहले का रहन सहन है, पहले की वेशभूषा है, पहले लोग किस किस प्रकार से संघर्ष करते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, वो वर्तमान में भी चलता आ रहा है। जैसे हम हमारे समाज में, मतलब हम जहां पे भी हमारे परिवार में रहते हैं तो हम हमारे परिवार में घर किस हिसाब से बनाते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी तो वह उनकी संस्कृति है, हम हमारे पूर्वजों से सीखे। सर एरन, हाँ बिल्कुल, एक एरन दुर्ग बच गए। कौन सा? एरन दुर्ग और पारिक दुर्ग। पारिक तो हमने बता दिया, एक एरन दुर्ग होता है। कौन सा दुर्ग होता है? एरन दुर्ग। एरन का मतलब होता है जंगल। एरन का मतलब भी क्या होता है? एरन का मतलब भी होता है जंगल, यानी कि एक एरन दुर्ग होता है। एरन किसका पर्यायवाची है? एरन है जो जंगल का। ये वन दुर्ग भी एक प्रकार से वन भी होता है और ये एरन दुर्ग भी होता है, ठीक है ना। लाइव नहीं देख सकता सर, रिकॉर्ड कक्षा रही गई। बिल्कुल, अगर आप लाइव नहीं देख सकते हो सर कहानी सुनाओ। अब कहानियां सुनाने का समय नहीं बचा है। अब इसमें कहानियां सुनेंगे जब हमारे सामने इस प्रकार के किले आएंगे। इसमें कहानियों लाइक कोई बात है ही नहीं। लाइव क्लास अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो जो भी क्लासें होती है सारी की सारी आपको रिकॉर्ड में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमने किलों के, हम कहां पहुंच रहे थे? हम जा रहे थे राज्य की शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग है जिसमें किला भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। आपको केवल ध्यान यही रखना है, कौटिल्य नाम कितने अक्षर? सर 4। कौन कौन से? सर हमने आपको बताया था कि आधा पाव। कौन सा पाव? आधा पाव। मतलब औदिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पार्वत दुर्ग और वन दुर्ग, ये 4 श्रेणियां किसने बताई थी? कौटिल्य ने बताई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे देखिए मनुस्मृति। मनुस्मृति में टोटल कितने अक्षर है? सर 6 अक्षर है, तो इसने 6 प्रकार बताए हैं। इसमें धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग। इनका हमें कोई मतलब नहीं है, आपको इनके नाम ध्यान नहीं रखने, आपको इनके नाम ध्यान नहीं रखने हैं। हमें केवल यही ध्यान रखना है मनुस्मृति में कितने प्रकार की श्रेणियां बताई गई है? 6 प्रकार की श्रेणियां। 6 इज करेक्ट आंसर। और हमें ये बातें ध्यान, ये नाम हमें ध्यान नहीं रखने। हमें या तो 4 कौटिल्य वाले नाम ध्यान रखने या फिर 9 ये वाले ध्यान रखने। यह 9 दुर्ग कौन कौन से हो चुके हैं? शुक्र नीति बता रही है 7 अंग। राज्य के तो 7 अंग है, लेकिन दुर्गों के प्रकार कितने बताए गए हैं? दुर्गों के प्रकार 9 बताए गए। अब 9 दुर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, एक वन दुर्ग हो चुका है, धन्व दुर्ग हो चुका है, धन्व या फिर धानवन, जल दुर्ग, औदुक दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में गिरि दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में सहाय दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में एरन दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में पारिक दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में पारिद दुर्ग हो चुका है, उसके बाद में सैन्य दुर्ग हो चुका है। यह टोटल 9 दुर्ग हो गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए धन्व और पारिक और पारिद अलग अलग बताए गए। कोई बात नहीं, लगभग एक ही जैसे होते हैं। पारिक और पारिद में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक ही जैसे होते हैं। जैसे धन्व दुर्ग भी इनकी श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद में बाकी वाले हमने सारी आपको विशेषता बता दी। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
सैन्य दुर्ग को सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियों में दुर्ग की किस श्रेणी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था? हम किसे मानेंगे? सैन्य दुर्ग। इस सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि सैन्य दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसमें सेना स्थायी रूप से निवास करती थी, जिसमें सेना है जो स्थायी रूप से निवास करती थी। जहां पे सेना स्थायी रूप से निवास करेगी, दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता था। दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता था। अगर करेगा तो क्या होगा? जनता सीधा मतलब सेना सीधा सीधा उसके ऊपर अटैक करेगी। सेना अटैक करते सामने वाली सेना, इसलिए सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग माना गया। यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम किसी एक किले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा किला, चित्तौड़ का किला। कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला, सबसे प्राचीन नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा किला राजस्थान का कौन सा है? चित्तौड़ का किला। इसके बारे में एक कहावत बड़ी फेमस है, कौन सी? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, गढ़ तो गढ़, उसके बाद में डैश 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 करके चित्तौड़, उसके बाद लिखा जा सकता है बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ैया का मतलब गढ़िया नहीं होता है, गढ़ैया का मतलब होता है छोटा गढ़। गढ़ यानी कि किला, गढ़ और किला एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसमें यहां से क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है, निम्न कथन किस दुर्ग के बारे में है, या फिर निम्न कथन किस किले से संबंधित है, किस दुर्ग से संबंधित है? गढ़ तो गढ़, बीच में डैश डैश डैश, नीचे हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी सब गढ़ैया। तो गढ़ तो गढ़ किसके बारे में बताया गया है? चित्तौड़ के बारे में बताया गया है। इनकी अगर किला है कोई, राजस्थान में कोई किला है तो चित्तौड़गढ़ का किला है, बाकी तो सारे के सारे छोटे छोटे गढ़ बने हुए। जैसे अगर आप स्थानीय भाषा में देखोगे तो आप जिस गांव जिस शहर में निवास करते हो, या तो आपके वहां किला बना हुआ होगा, या फिर प्राचीन समय में जो राजा होता था या फिर उस राजा के अधीन जो सामंत होता था, राजा किले में रहता था, जो राजा के अधीन जो सामंत होता था वह अपना एक छोटा किला बनाता था जिसे बोला जाता था गढ़। क्या बोला जाता था? गढ़ बोला जाता था। किले का ही छोटा रूप गढ़ है। बताया जा रहा है कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ है, मतलब गढ़ों का गढ़, किलों का किला, किलों का सिरमौर तो चित्तौड़ है, बाकी सब इससे छोटे हैं। इसलिए यह कहावत आपको ध्यान रखनी है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, किसके बारे में? चित्तौड़ के किले के बारे में। चित्तौड़ का किला पहले भी चित्तौड़गढ़ जिले में था, वर्तमान में भी चित्तौड़गढ़ जिले में भी है, ना तो कहीं आया है न कहीं गया है। ठीक है, उसके बाद इस किले का सर निर्माण किसने करवाया था? यह राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। पहला प्राचीन किला कौन सा है? मैंने आपको बताया था भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में स्थित है। लेकिन राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला कौन सा माना जाता है? राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला चित्तौड़ का किला माना जाता है। चित्तौड़ का किला वर्तमान में भी कहां है? चित्तौड़गढ़ जिले में। पहले भी कहां था? चित्तौड़गढ़ जिले में। सर दूसरा प्राचीन है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका नाम है उसी के आधार पे है, चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य है। सर चित्रांग मौर्य कौन था? यह मौर्य वंश का एक शासक था। कौन था? मौर्य वंश का एक शासक था। जैसे आपने मौर्य वंश के राजाओं के नाम सुने होंगे, मान मौर्य नहीं है, चित्रांग मौर्य। मान मौर्य तो कुंभलगढ़ वाले का है, मान मौर्य कुंभलगढ़ वाले का है, इसका चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य। चित्र लिखा हुआ है, चित्र का मतलब चित्तौड़ है। चित्र का मतलब क्या है? चित्रांग हो सकता है, चित्रांगद भी हो सकता है, दोनों बात एक ही है। दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, या तो चित्रांग मिलेगा या फिर चित्रांगद मिलेगा, दोनों बात एक ही है। यह निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ किले का चित्रांग मौर्य ने। चित्र का मतलब चित्तौड़, जहां पे भी चित्र आ जाए वहां पे हम क्या बताएंगे? चित्तौड़ बताएंगे। तो चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल हाँ, चित्रांग या फिर चित्रांगद, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चित्रांग भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम चित्रांगद भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, जहां पे भी आपको चित्र दिखे, चित्र का मतलब चित्तौड़ हो चुका है। उसके बाद सर इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, तो कहां करवाया था? चित्तौड़गढ़ जिले में। उस टाइम चित्तौड़गढ़ जिला नहीं था, उस टाइम मेवाड़ भी नहीं था, मेवाड़ तो बाद में बना था। लेकिन निर्माण कहां करवाया था? तो चित्रकूट पर्वत पे। कहां करवाया था? चित्रकूट पर्वत। इसलिए इसे चित्रकूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चित्रकूट भी बोला जाता है। पर्वत पूछे तो कौन सा है? सर पर्वत पूछे तो चित्रकूट। लेकिन पठार पूछे तो पठार कौन सा है? सर पठार का नाम था मेसा पठार। कौन सा पठार था? मेसा नाम का एक पठार था, जिसके ऊपर निर्माण करवाया। जैसे राजस्थान के विभिन्न किले हैं, लगभग किसी न किसी पहाड़ी पे बने हुए, तो उस पहाड़ी का कोई न कोई एक नाम है, उस पहाड़ी का कोई न कोई एक नाम है। तो चित्तौड़ का किला, बिल्कुल चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य ऑप्शन में है तो वो हमें वो ही करना पड़ेगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है, वो बाद में आपको बताएंगे।
तो चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, यह इसकी पहली लाइन आपको ध्यान रखना है, यही इसकी टैग लाइन भी है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है निर्माण चित्र 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 चित्रांगद चित्रांग। कहां पे स्थित है या फिर किस पठार पे बना हुआ है? तो मेसा पठार। पहाड़ पूछे तो चित्रकूट पर्वत, पहाड़ या फिर पर्वत पूछे तो चित्रकूट, बाकी पठार पूछे तो कौन सा पठार हो जाएगा? मेसा पठार। ये तो सर प्राचीन निर्माण था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण, इसका क्या पुनः निर्माण, जिसे हम पुनर्निर्माण भी बोल सकते हैं। पुनः निर्माण का मतलब होता है कि जब यह किला मतलब इस किले की जर्जर अवस्था हो चुकी थी, किले का निर्माण गिरने लग गया, जो प्राचीन समय में दीवारें बनी हुई थी कहीं कहीं से दीवार गिरने लग गई, या फिर देवंग किला है जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया। ये वर्ड ध्यान रखना क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, यह इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी। कोई भी फिक्स डेट नहीं है, आपको केवल और केवल यही ध्यान रखना है कि 7वीं शताब्दी। कौन सी? 7वीं शताब्दी। सर 7वीं शताब्दी का मतलब 7वीं शताब्दी का मतलब 600 और कुछ ईस्वी, 600 और कुछ ईस्वी, 611, 15, 35, 44, 33 जो भी है। 600 के बाद में जो भी सन है 601 से लेके 699 पूरा का पूरा 7वीं शताब्दी है। तो इसे चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण महाराणा कुंभा, वही मेवाड़ का शासक, वही मेवाड़ का शासक। इस कुंभा ने इस चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। ये थी थोड़ी सी चित्तौड़ किले के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा इंपोर्टेंट बनता है। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है उसके ऊपर मैं राइट कर रहा हूं। चित्तौड़, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। दूसरा प्राचीन ध्यान रखना है, मेसा पठार ध्यान रखना है, इसे चित्रांग मौर्य या फिर चित्रांगद मौर्य का नाम ध्यान रखना है, पुनर्निर्माण भी ध्यान रखना है। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, ये 7वीं शताब्दी भी आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट पर्वत। इस पूरी एक स्लाइड पे लिखी हुई बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको वापस नोट्स भी इसी प्रकार से बनाना। सबसे पहले लाइन लिखी, दूसरा प्राचीन, निर्माण चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य, चित्रकूट पर्वत, 7वीं शताब्दी, पुनः निर्माण कुंभा। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? उसमें चित्रांगद मौर्य या फिर चित्रांग मौर्य ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में महाराणा कुंभा होता है। तब हमें कुंभा करना होता है, लेकिन कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कब करवाया था? अपने शासनकाल में। कुंभा का शासनकाल कब था? कुंभा का शासनकाल हम बाद में आगे पढ़ लेंगे जब विजय स्तंभ का निर्माण होगा, ठीक है ना। बिल्कुल 14वीं शताब्दी यानी कि 1300 और कुछ ईस्वी में। तो ये सारी बातें चित्तौड़ किले के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में सर यह चित्तौड़ किला तो हो चुका है, चित्तौड़ किले का निर्माण हमने करवा लिया। चित्तौड़ किले का बिल्कुल नदियों के, हाँ अरे वो सारी बातें लिखवाएंगे। नदियों के संगम पर है, वो है कौन सी नदियां। अब हमने पढ़ा था कि इसकी श्रेणी कौन सी है, इस चित्तौड़ किले की श्रेणी कौन सी है, तो हम बताएंगे सर यह एक जल दुर्ग है, या फिर यह एक कैसा दुर्ग है? औदिक दुर्ग है। जल दुर्ग या फिर एक औदिक दुर्ग भी बोल सकते हैं। इसे हम गिरि दुर्ग भी बोल सकते हैं। इसे कैसा दुर्ग बोल सकते हैं? गिरि दुर्ग भी बोल सकते हैं। दोनों श्रेणियां हैं। लगभग एक दानवन श्रेणी, एक दानवन श्रेणी के अलावा लगभग 7 या फिर 8 श्रेणियां इस दुर्ग के लिए लागू होती है। क्योंकि जल दुर्ग हो गया। जल दुर्ग क्यों होता है? क्योंकि हमने जल दुर्ग क्यों है? क्योंकि यह गंभीरी, कौन कौन सी नदी, 2 नदियों का नाम ध्यान रखना, गंभीरी प्लस बेड़च, इन 2 नदियों के संगम पे बना हुआ। कहां बना हुआ है? इन दोनों नदियों के संगम पे बना हुआ। सर संगम पे कैसे बनता है? जैसे यहां से एक गंभीरी नदी आ रही है, एमपी से एक गंभीरी नदी आ रही है, इस उदयपुर साइड से एक कौन सी नदी आ रही है? इस उदयपुर साइड से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? उदयपुर साइड से एक नदी आ रही है जिसका नाम है बेड़च। यह बेड़च हो जाएगी और यह है जो गंभीरी नदी हो जाएगी। इन दोनों नदियों का संगम है। यहां से आगे बढ़ के यह पूरी नदी एक ही है। इस साइड से यह नदी आ रही है, इस साइड से यह नदी आ रही है, थोड़ी पहले मिल रही है, थोड़ी जाके बाद में मिल रही है। यहाँ पे चित्तौड़ किले का निर्माण हो चुका है। यहाँ पे कौन सा किला बनाया गया है? यहाँ पे चित्तौड़ किला बनाया गया था। इस साइड से भी पानी है, इस साइड से पानी, इस साइड से भी पानी। पहले नदियां वहां आगे जाके मिलती थी, लेकिन बाद में नदियों को यहाँ से भी मिला लिया गया ताकि चारों तरफ से पानी में घिर जाए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ 2 नदियां कौन कौन सी, इसका भी नाम ध्यान रखना। गंभीरी और बेड़च दोनों नदियों के संगम पे होने के कारण यह दुर्ग जल या फिर औदिक श्रेणी में आता है। और गिरि दुर्ग से हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, एक तो मेसा पठार है। पठार कौन सा सर? मेसा पठार है। और पर्वत कौन सा है? चित्रकूट। कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है। ये वो वाला चित्रकूट नहीं है कि चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जो वे बाट राम मेरे घर आना,
वो वाला चित्रकूट नहीं है, वो तो दक्षिण भारत में था, लेकिन इस चित्रकूट पर्वत का नाम है एक चित्रकूट और मेसा पठार का नाम। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, इस वजह से ही इसे बोला जाता है कौन सा दुर्ग, गिरि दुर्ग। ओदुक या फिर जल दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे होने के कारण यह दोनों नदियां बड़ी खतरनाक है, इनका नाम पूछा जा सकता है। चित्तौड़ दुर्ग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? नदियों का संगम का मतलब दोनों नदियां आपस में मिल रही, ये हमने बना के भी बता दिया है चित्तौड़ का किला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अच्छा इस पे ही देख लेते हैं। इसी के साथ साथ में और कौन सी बातें रह गई, पहले देखिए हमने आपको क्या बताया था, पहले बताया था कि चित्तौड़ के किले के बारे में निर्माण हो गया, चित्रांग मौर्य वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका क्या हो चुका है सर, निर्माण भी हो चुका है, कहां बनाया गया है। उसके बाद में इसमें क्या हुआ है, इसी चित्तौड़ किले के बारे में, इसी चित्तौड़ किले के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चित्तौड़ किले के अंदर बने हुए मंदिर, क्या पढ़ेंगे, चित्तौड़ किले में बने हुए मंदिर। अच्छा एक बात इसके साथ और अभी हम ध्यान रख सकते हैं, चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, चित्तौड़ को या फिर चित्तौड़ किले को, चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? इसी चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? इसी चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था जेत्र सिंह। किसने बनाया था? मेवाड़ का एक शासक था जेत्र सिंह, इस जेत्र सिंह ने राजधानी बनाया था। लेकिन अपने अंडर में किसने लिया था? पहले यह मौर्यों के पास में था, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। लेकिन मौर्यों से इस दुर्ग को, मौर्यों से, मौर्यों का मतलब हो गया मौर्य वंश के शासक, मौर्यों से इस किले को, मौर्यों से इस किले को किसने प्राप्त किया था? तो वह किसने किया था? बप्पा रावल ने। किसने प्राप्त किया था? बप्पा रावल ने, यानी कि बप्पा रावल नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस किले को अपने अंडर में ले लिया था, अपने अधीन कर लिया था। मौर्यों से इस चित्तौड़ के किले को अपने अधीन किसने किया था? बप्पा रावल ने। लेकिन पहले, सबसे पहले चित्तौड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जेत्र सिंह ने बनाया था। यह भी आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो या फिर यहां भी ध्यान रखना। हम कैसे ध्यान रखेंगे सर? चित्र, चित्र किसने बताया था सर? जेत्र ने। चित्र किसने बनाया था? जेत्र ने। तो चित्र और जेत्र, चित्र और जेत्र, त्र ची जे, यानी कि चित्र, चित्तौड़गढ़ के किले, चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? जेत्र सिंह। ठीक है, यह इतिहास में आप पढ़ सकते हो। हाँ, बप्पा रावल, कालभोज, ये सारे के सारे एक ही नाम है। तो श्रेणी कौन सी हो गई सर? जलगिरी। लगभग मैंने आपको बताया भाई कि भाई दानवन दुर्ग यानी कि रेगिस्तान वाला और एक पारिक दुर्ग खाई वाला, इनके अलावा लगभग यह सभी श्रेणियों में आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पे है, पर्वत पे है, तो झाड़ियां ऑटोमेटिक है, तो वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है। बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां बनी हुई है, इस वजह से एक दो श्रेणी के अलावा लगभग पूछा जा सकता है सर्वाधिक श्रेणियां, सर्वाधिक श्रेणियों में स्थित राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? यही चित्तौड़ का किला होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है? राजस्थान का सबसे बड़ा निवास योग्य दुर्ग, इसे लिविंग फोर्ट बोला जाता है। लिविंग का मतलब क्या होता है? रहना, तो जिसमें जनता निवास करती है। राजा के साथ साथ में जनता भी निवास करती थी, जनता खेती करती थी। वर्तमान में भी जो दुर्ग का परकोटा बना हुआ है, जो दुर्ग का परकोटा बना हुआ है, इस दुर्ग के परकोटे के अंदर जनता वर्तमान में भी खेती करती है। इनकी स्थानीय लोग, ऐसा तो है नहीं कोई आदमी वहां जाके रह ले जिसके प्राचीन समय में खेत है, या फिर राजा के जो लगभग सगे संबंधी होते थे, जो राजा के अपने, जो हम शाही दुर्ग में पढ़ रहे थे ना, तो उस शाही दुर्ग में राजा के सगे संबंधी, काफी इतनी जनता, काफी बड़ी संख्या में जनता इस दुर्ग के परकोटे के अंदर रहती थी, वहां अंदर कृषि का कार्य करती थी, इसलिए इसे बोला जाता राजस्थान का सबसे बड़ा निवास योग्य दुर्ग। अब हम पढ़ेंगे इस राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम। उपनाम आपको बताने, उपनाम जल्दी से आप कमेंट कर करके बता दो, हम आपको वापस से इसका सरलीकरण करके बता देंगे। इससे यह इसलिए कहा जाता है, एक तो इसे बोला जाता है राजस्थान के किलों का सिरमौर। क्या बोला जाता है? राजस्थान के किलों का सिरमौर। सिरमौर का मतलब क्या होता है? सबसे प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल, एक क्या नाम क्या है? राहुल ने बताया है कि राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव तो बहुत सारे, राजस्थानी किलों का सिरमौर। राजस्थान के गौरव नाम से 3 जाने जाते हैं, राजस्थान के गौरव नाम से 3 जाने जाते हैं। वह 3 कौन कौन से हैं? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ किले को भी माना जाता है, या फिर एक खेजड़ी को भी माना जाता है राजस्थान का गौरव। एक और क्या है राजस्थान का गौरव? उसके बाद देखिए राजस्थान के किलों का सिरमौर हो गया, राजस्थान का गौरव हो चुका है, या फिर
सबसे बड़ा निवास योग्य दुर्ग भी हो चुका है। चित्तौड़ का किला, ये तो सारी स्थानीय बातें, ठीक है ना। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव, राजस्थान इस चित्तौड़ के किले को भी माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष है ना, जो राजस्थान का हमारा राज्य वृक्ष, इसे भी राजस्थान का गौरव माना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान का गौरव भी हम इसे बोल सकते हैं। यह सारी बातें हम आपके सामने लिख के लाए हैं, आप लिख भी सकते हो। अच्छा, चित्तौड़ किले में 7 प्रवेश द्वार, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस चित्तौड़ किले का जो निर्माण है, इस चित्तौड़ किले का निर्माण हमने किसने करवाया था? चित्तौड़ किले का निर्माण एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। हमने यहां से शुरुआत किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था दुर्ग या फिर किले प्राचीन समय में सबसे पहले हमें अवशेष कहां से मिला, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले राजस्थान में अवशेष, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, लेकिन प्राचीन नहीं पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन, क्योंकि पहले प्राचीन होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे पास में नहीं है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विशेषता, यानी कि किले क्यों बनाए जाते थे, राजा के निवास के लिए, प्रशासन, जनता की सुरक्षा, ये बातें हमसे नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाती है वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहली इंपोर्टेंट बात, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां सर 4, कौन कौन सी? कौटिल्य ने 4 कौन कौन सी बताई थी? आधा पाव, मतलब औद्योगिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पर्वत और वन दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार 9 और मनुस्मृति के अनुसार 6 अक्षर है, 6 प्रकार, 4 अक्षर है, 4 प्रकार। इन 9 प्रकार के बारे में आपको ध्यान रखना है। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? शुक्र नीति की 9 श्रेणियां, 9 प्रकार, औद्योगिक जल, ये सारी की सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है, इनकी आपको विशेषता ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें किला सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य ने 4 दुर्गों का नाम बताया है, 4 श्रेणियां बताई है। उसके बाद में मनुस्मृति, उसके बाद में शुक्र नीति, उसके बाद में चित्तौड़ किला। चित्तौड़ किले के बारे में गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया। पठार, मेसा पठार दूसरा सबसे प्राचीन, निर्माण चित्रांग मौर्य, चित्रांगन मौर्य। पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसे राजस्थान का आधुनिक निर्माण, राजस्थान चित्तौड़ किले का आधुनिक निर्माता किसे बोला जाता है? इस महाराणा कुंभा को बोला जाता है। चित्रकूट पर्वत पर और 7वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद श्रेणी कौन कौन सी है चित्तौड़ किले की? केवल चित्तौड़ किले की पढ़ रहे हैं। जल दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग लगभग 6-7 श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग किस लिए बोला जाता है? मेसा और चित्रकूट पर्वत। जल दुर्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे बना। मौर्यों से इस किले को किसने प्राप्त किया था? वो तो किया था बप्पा रावल ने। चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? जेत्र सिंह ने बनाया था। उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा था, यह राजस्थान का सबसे बड़ा निवास योग्य दुर्ग है। इसे राजस्थानी किलों का सिरमौर कहते हैं, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। कैसी रही आज की क्लास? अब अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बेसिक से स्टार्ट किया है, आराम से एकदम धीरे धीरे आराम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको सारी बातें एकदम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आधी बातें जो आप लिख नहीं सकते हो या फिर आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हम आपको पीडीएफ के रूप में दे लेंगे यहीं से। जैसे पीछे लिखा हुआ था ना वो शुक्र नीति वाला सारा का सारा, इसी प्रकार से। ओके ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, अनिल हिंदू, क्या बात है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर होगी मुलाकात। ओके, थैंक यू।